गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक ठाक होंगे और समीक्षा अधिकारी के पेपर का जो इम्पैक्ट था उससे बाहर आ चुके होंगे, राइट। जिन लोगों का पेपर 125 से 130 के बीच में हुआ है निश्चित रूप से वो होपफुल हैं, लेकिन जिनका 2-3 क्वेश्चन से रुक गया, 4-5 क्वेश्चन से रुक गया, वो निराश ना हो, नेक्स्ट परीक्षा के लिए जुड़ जाएं, क्योंकि यही वो सही समय है जब आपको कंसंट्रेट करना होता है। अभी आप विचलित होंगे तो मालूम हुआ कि और भी पीछे चले जाएंगे। फिलहाल T20 सीरीज में एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, फिर से स्वागत है। और ये सीरीज जो हमने जो डिज़ाइन की है वो क्विक रिवीजन के लिए की है, यानी जिसने एक बार अध्ययन किया है वो इस सीरीज के थ्रू जाए तो बहुत आसानी से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन वो विद्यार्थी जो हमारे अभी नए हैं, जो उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, उनके लिए बता दूं, शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हमने वेरी बिगनिंग से, एकदम शुरुआती दौर से इतिहास की समझ के लिए क्लास लिया है। आप उन सारे लेक्चर्स को देखिए, प्लेलिस्ट से देखिए, शुरू से देखिए, शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं होता, बार बार मैं कहता हूं। और प्लस 11th क्लास के NCERT रामचरण शर्मा की पढ़िए, और फिर उसके बाद जब टेस्ट सीरीज में आएंगे तो आपकी परख भी हो जाएगी और प्रश्नों का अभ्यास भी हो जाएगा। इसमें हमने कुछ नए प्रश्न भी डाले हैं, कुछ अपने बनाए भी हैं, कुछ पुराने प्रश्न भी हैं। फिलहाल इंडस वैली सिविलाइजेशन पे मेरा जो प्लान है वो 2 एपिसोड करने का है, यानी 2020 यानी 40 सवाल आपके पास इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जाएंगे। तो फिलहाल सीधे अपने इस सीरीज में आते हैं, शुरुआत करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल आपका है यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता की सबसे पहले सूचना चार्ल्स मर्सन ने दी। 100% राइट, कोई प्रॉब्लम? वेल नोन फैक्ट है, पहला फैक्ट ही आप यही पढ़ते हैं कि चार्ल्स मर्सन ने सूचना दी थी। दूसरा कि कनिंघम ने हड़प्पा की खोज बौद्ध स्थल के रूप में की, ये बहुत कम लोग जानते हैं। 1853 में ये हुआ। वास्तव में 1853 में कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा की थी और वहां उन्होंने बताया कि यह किसी कुषाण कालीन कोई स्थल है। और आपको बताऊं, इतिहास में आप लोग जानते होंगे तो इसे कनिंघम कन्फ्यूजन कहा जाता है, नाम ही कनिंघम कन्फ्यूजन हो गया, राइट। 2 वजह से, एक तो उन्होंने बताया कि यह स्थल 500 ईसा पूर्व के आसपास का होगा, और दूसरा ये कि उन्होंने बौद्ध स्थल के रूप में पहचान की, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसकी चर्चा कम है, कभी भी आपसे यूपीएससी लेवल में पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल कि दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन के बाद ही सभ्यता के बारे में पता चल सका। 100% बात सही है। 1921 की घटना है ये, 1921 की, राइट। 1921 की घटना है ये, और यह समकालीन सभ्यताओं में क्षेत्रफल में बड़ी थी, यह भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर सिंधु नदी घाटी में स्थित थे। सही कि गलत? 100% गलत। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा जो नदी घाटी है वो सरस्वती नदी घाटी में है, और 80% स्थल, 2000 में से लगभग 1575 स्थल सरस्वती नदी घाटी में है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट कि भारत में सर्वाधिक स्थल राजस्थान में पाए गए हैं, यह भी गलत, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्वाधिक स्थल गुजरात में है, फिर राजस्थान में है। आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर डी होगा, ना 1 और ना ही 2। याद रखिएगा, इस तरह के सवाल यूपीएससी में खूब पूछे जाते हैं और अब यूपीपीएससी में भी पूछे जाने लगे हैं। एक नया मोड है, न्यू मोड है। यूपीएससी में तो 4-5 साल पहले से ही खूब पूछे जा रहे हैं। तो राइट, जानकारी होनी चाहिए, मॉडल कोई भी रहे। अगले सवाल पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन का चयन करें कि सिंधु सभ्यता के अन्वेषण ने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को 1000 वर्षों तक बढ़ा दिया। एकदम सही। इसका कहने का मतलब यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले भारत की जो सभ्यता है वो 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती थी, वैदिक युग से मानी जाती थी, और
इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजने के बाद अब ये सभ्यता 2500 ईसा पूर्व पुरानी माने जाने लगी। इसका मतलब है कि 1000 वर्ष तक प्राचीनता बढ़ गई। और दूसरा कथन कि सिंधु सभ्यता अपने समकालीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता की 8 गुनी थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी सही है। इसका मतलब ये है, आंसर हो जाएगा कथन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल नहीं है। यूपीएससी का सवाल है, वो भी 2018-19 का सवाल है, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। कितना आसान है अगर आप जानते हो। अभी तो मौर्यन साइट आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी चन्हूदड़ों को जानते ही हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही है, कोटदी जी को जानते ही हैं, देसलपुर को जानते ही हैं, सोहगौरा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। और वास्तव में यह मौर्यकालीन स्थल है और मौर्य काल से यहाँ एक अभिलेख मिला हुआ है और यह अकाल का सूखा पड़ने का एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य है। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से प्रबंधन किया जाता है। जब हम मौर्यन एज की चर्चा करेंगे तो वहाँ करेंगे। फिलहाल आंसर हो जाएगा सी। कितना आसान सा सवाल है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, ज़्यादा चांसेस है 2019 का सवाल है ये। राइट, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप सवाल कर ले जाएंगे। अनावश्यक तथ्यों के पीछे न भागिए, समझ के पीछे भागिए। अगले सवाल पे आते हैं, सुमेलित करें। हमको लगता है कि सबसे आसान सा सवाल होता है। आइए देखते हैं। सूची 1 में स्थल हैं और यहाँ पे कुछ विशेषताएं दी हुई हैं। लोथल का गोदीवाड़ा हो जाएगा, कालीबंगा से जोता हुआ खेत मिल जाएगा, बड़ावली से मिट्टी का हल मिल जाएगा, धौलावीरा से शिलालेख मिल जाएगा। तो अगर आप देखें यहाँ से ए का 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी का 1, ए का 2, बी का 1 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। आइए देखते हैं, सी का 4, तो A2 B1 C4 ये सवाल होगा। यूपी पीसीएस के लेवल पे आप देखेंगे कई बार आप एक ही सवाल मिलाते हैं तो भी आंसर सही हो जाता है ना। लेकिन यूपीएससी में कम से कम 2 या 3 आपको मिलाने पड़ते हैं कभी कभी। फिलहाल मेरा अपना अनुभव है कि हमेशा चर्चित स्थल ही, चर्चित तथ्य ही पूछे जाते हैं। एक बार 2 बार अगर आपने इसको कायदे से पढ़ा है, किसी भी किताब से पढ़ा है, तो ये सवाल आप गलत नहीं करेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए 100% जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑफ कोर्स मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा थे उसके प्रमुख नगर थे, ये भी सही है, ये भी सही है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, यह भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनाज होते थे, कपास, गेहूं, तिल, है ना, चावल, ये सारी बातें हमने चर्चा की है। अपने उद्योगों के लिए ये भी सही है। आंसर हो जाएगा एक बार यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों पर विचार करें। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और सुरकोटदा। याद करिए कि जब हमने क्लास लिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको देखना चाहिए। सिंधु सभ्यता के स्थलों का सर्वेक्षण एक एपिसोड ही है। सिंधु सभ्यता की शुरुआत में ही मैंने एरिया वाइज डिवाइड कर दिया था कि किस एरिया में कौन सा है, कौन सिंध में है, कौन बलूचिस्तान में है, कौन पंजाब में है, कौन गुजरात में है, क्योंकि ऐसे सवाल, ये भी यूपीएससी का सवाल है, पूछा गया है। तो ऐसे सवालों में कौन सिंध प्रदेश में है, कौन से स्थल सिंध प्रदेश में है, प्रश्न यहाँ है। राइट, आइए देखते हैं कि कौन से स्थल हैं। हड़प्पा जाहिर सी बात है नहीं है। मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, ये दोनों स्थल सिंध प्रांत में हैं। सुरकोटदा आप जान ही रहे नहीं है, गुजरात में है। राइट, हड़प्पा पंजाब वाले में है, रावी नदी के किनारे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए निश्चित रूप से जब आप सिंधु स्थलों का सर्वेक्षण करें तो ये बात आपके दिमाग में जरूर रहनी चाहिए कि यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, क्लियर कट रहना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं।
सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में है? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, देखने से लग रहा है। एक तो आलमगीरपुर जो कि पूर्वी किनारा भी है, और दूसरा हुलास सहारनपुर में है, ये भी हमने चर्चा किया है। और ये आंसर हो जाएगा 3 और 4। यानी कुल मिला के आपको सैंधव स्थल कहाँ हैं, एक होमवर्क भी दिया था, फिर आपको होमवर्क दे रहा हूँ इस सीरीज के माध्यम से कि जो प्रमुख स्थल हैं, प्रतिनिधि स्थल हैं, उनको आप एक बार मैप पे बनाइए तो एग्जैक्ट फिगर बन जाएगा कि कौन सा स्थल कहाँ है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पा स्थल है, ये कहाँ का है? जाहिर सी बात है ये एक नया पार्ट है, और दधेरी जो है वो कहाँ का है? पंजाब का है। क्लियर है? राइट। आगे आते हैं, ये फैक्चुअल पार्ट जरूर है लेकिन पूछा हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। अगले सवाल की बात करते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो किन किन नदियों पर थी? अच्छा सवाल है, ज्योग्राफिकल सवाल है, क्लियर होना चाहिए। सिंधु नदी पे तो थी ही, चिनाब पे भी थी, झेलम पे भी थी, गंगा पे आपको नहीं मिलेगा बल्कि यमुना पे मिल जाएगा, आलमगीरपुर जैसे जो हिंडन नदी के किनारे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल फिर से रिपीट हो सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में किसे शैल स्थापत्य, शैल नहीं शैल, शैल स्थापत्य के रॉक कट आर्ट के आपको साक्ष्य मिले हैं। रॉक कट आर्ट कहा जाता है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्ट कहाँ से मिलता है? धौलावीरा से प्राप्त होता है। हम लोग इसकी भी चर्चा किए हैं, काफ़ी चर्चित चीज़ें हैं, खास करके जो धौलावीरा का नगर 3 भागों में डिवाइड था, है ना, और उन 3 नगरों में जो बीच क्या कहते हैं कि दुर्ग नगर और अवम नगर के बीच 27 जलाशय मिलते हैं पत्थरों को जोड़ करके, और हम मानते हैं इस बात को कि यह वाटर मैनेजमेंट का ये प्रयास था, ये वाटर मैनेजमेंट जल प्रबंधन के लिए इसे आप मान सकते हैं। तो शैलकृत राकट आर्ट तो था ही क्योंकि पत्थरों को जोड़ करके नीचे बनाया गया था, और दूसरे वाटर मैनेजमेंट यानी जल संरक्षण, जो जोहार की तकनीक है कि किस तरह से जल संरक्षण किया जाए, उसका भी आप इसे प्रमाण मान सकते हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों में विभाजित था? अभी हमने पीछे ही बता दिया, वो था धौलावीरा। आप जानते हैं कि सैंधव नगर प्राय 2 भागों में डिवाइडेड हैं, दुर्ग और नगर, लेकिन जो धौलावीरा है दुर्ग है ना, और दुर्ग के बाद आप देखेंगे एक अवम नगर है और एक है आपका नगर है, और वास्तव में इन्हीं दोनों के बीच आपको 27 जलाशय मिलेंगे। याद आ रहा है सारी चीजें? तो ये हो गई 27 जलाशय, 27 जलाशय आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, एकदम सही बात है। कारण यह कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। क्लियर है? तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं दोनों सही हैं, लेकिन वास्तव में इसलिए थोड़ी भी नष्ट हो गए थे कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ऐसे सवालों के लिए एक हम आपको ट्रिक बताएंगे। कथन और कारण के बीच बिकॉज लिखिए, क्योंकि, और स्टेटमेंट पढ़िए कि अगर वो स्टेटमेंट सही निकलेगा तो ये ए है, और अगर वो स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है तो बी होगा। राइट? और अगर इनमें से कोई एक गलत है तो आसान है, कारण गलत है तो सी हो जाएगा, कथन गलत है तो डी हो जाएगा। अब आप जरा पढ़िए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं क्योंकि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये तो कोई तार्किक बात हुई नहीं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। क्लियर है? ये ट्रिक आप अपनाएंगे तो कथन और कारण के सवाल कभी नहीं गलत होंगे। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह एक प्रमुखतया लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। क्या बात है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है और सही है। लौकिक सभ्यता थी, नगरीकृत सभ्यता थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बात करती थी, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप था, और उसमें आपको आध्यात्मिक तत्व भी दिखाई देते हैं, धार्मिक तत्व भी दिखाई देते हैं। तो 100% सही बात है। और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाना जानते थे, ये भी सही है। न याद हो तो मोहनजोदड़ो को याद रख लीजिए। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिला है? एक सूती वस्त्र कब एक कटोरे से मिला है, बर्तन से। तो ये भी सही है, यानी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही हैं। राइट, श्योर। अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता में पवित्र पशु किसे माना जाता था? गाय लगा दीजिए, गाय हमारी माता है। गाय तो उस समय थी ही नहीं। हाथी, कुबड़ वाला बैल तथा एक श्रृंगी पशु शी। वैसे भी काफी बड़ा दिख रहा है ना, आप लोग बड़ा छोटा बहुत देखते हैं, लेकिन अगर एक पूछा जाए तो एक श्रृंगी पशु को याद में रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिएगा, जितने संश्लिष्ट पशु हैं, कंपोजिट, मालूम हुआ भेड़ा बकरा है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका धार्मिक प्रतीक है, धार्मिक महत्व है। राइट, क्लियर है? तो ये कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। स्वतंत्रता पश्चात सबसे पहले सिंधु सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की गई? एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, अच्छा सवाल है जो अभी पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। और ये खुदाई की गई रोपड़ में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, नाम भी पूछ लिया जाएगा। और हम आपको बताएं, हमने बताया तो नहीं है, लेकिन आप होमवर्क यही जान लीजिए कि जो प्रमुख स्थल हैं, जैसे लोथल है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है, 4, 5, 6 की एक टेबल बना लीजिए कि किसने, कौन उत्खनन करता था, स्थल और उत्खनन करता। क्योंकि यहाँ से कभी भी सवाल एकाध बन सकते हैं, अभी तक नहीं बने हैं। नेक्स्ट जो T20 लाऊंगा मैं एक सवाल जरूर इससे रखूंगा, आप तब तक इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा कालीन मुहरें मुख्यतः बनी हैं किसकी? तो निश्चित रूप से सेलखड़ी की हैं, तांबे और इसकी न लगाइएगा। राइट, मुहरें हैं, अधिकांशतः घनाकार हैं, घनाकार कह रहे हैं, आयताकार हैं, चौकोर जिसे कह सकते हैं, आयताकार, वर्गाकार है, कुछ बेलनाकार भी हैं, है ना। तो और ये हैं आपकी सेलखड़ी की बनी हुई है। अगले सवाल पे आए, क्वेश्चन नंबर 18 पे, कि सैंधववासी वृक्ष पूजा में विश्वास करते थे, ये सभी लोग आप जानते हैं। और सैंधवपुरा स्थलों से वृक्ष के किनारे वेदिकाएं प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या करता है। वास्तव में जैसे आप आज भी देखिए, अगर कोई पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, आप देखते होंगे, और यहाँ पे नीचे वेदिकाएं बना दी जाती हैं, गांव में देखेंगे नहीं देखे हैं। और आगे डेवलपमेंट आप देखोगे तो मालूम हुआ कि यहीं पे छोटा सा मूर्ति उर्ति भी कहीं रख दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये जो जिगोरेट्स हैं, ये जो वेदिकाएं हैं, ये मानी जाती हैं, ये प्रतीक मानी जाती हैं किसकी? धार्मिक महत्व। वेदिकाएं धार्मिक महत्व का प्रतीक मानी जाती हैं। अब देखो, कथन और कारण है, सैंधववासी वृक्ष की पूजा में विश्वास करते थे क्योंकि सैंधवपुरा स्थल से वृक्ष के किनारे वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कथन और कारण दोनों सही हो गया, क्योंकि में यस कह देंगे तो इसलिए इसकी व्याख्या करता है। मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा आपको? तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सैंधव समाज मातृसत्तात्मक समाज था, एकदम सही बात है, क्लियर है। आपको हम अगर यही स्टेटमेंट ये लिख देते कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक समाज था तो गलत हो जाता, क्योंकि सैंधव जो समाज था, जो सैंधव क्षेत्र था, सैंधव सभ्यता थी, 2 भागों में बटी हुई थी।
एक तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जो पंजाब और अफगानिस्तान का क्षेत्र था, वहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, वहाँ पर मातृदेवियाँ मिलती हैं इसलिए मातृसत्तात्मक था, जबकि भारतीय क्षेत्रों में वो मातृदेवियाँ नहीं मिलती हैं, इसलिए भारतीय क्षेत्र का जो समाज है वो मातृसत्तात्मक नहीं माना जाता। और चूंकि 80% एरिया भारत में ही है, इसलिए हम टोटल सैंधव समाज को मातृसत्तात्मक नहीं मान सकते, राइट। लेकिन अगर कोई कहे कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था, 100% सही है, और इन क्षेत्रों से मातृदेवियां मिली हैं ये भी सही हैं, और बीच में क्योंकि लगा दीजिए तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। श्योर, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सैंधव समाज में सर्वाधिक प्रचलित प्रणाली कौन सी थी? वास्तव में मृत्यु पर्यंत जीवन की बात कर रहे हैं। दाह संस्कार, दफनाने की प्रक्रिया, आंशिक शवाधान, कलश शवाधान। आप जानते हो कि चारों प्रक्रियाएं थी, तो निश्चित रूप से कौन सा था? दाह संस्कार। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, क्या साक्ष्य है? कब्र तो मिलते हैं, इसका क्या साक्ष्य है दाह संस्कार? तो एक रिमार्क आप जानते रहिए कि कुल जनसंख्या की तुलना में कब्रों की संख्या कम है, और जब संख्या कम है तो इसका मतलब है कि दाह संस्कार रहा होगा। जैसे मोहनजोदड़ो की जनसंख्या अनुमानित 40 से 42 हजार, और वहां आपको हार्डली 100-200 मिलते हैं, तो निश्चित रूप से अन्य प्रणालियां जो हैं दाह संस्कार की वो सबसे ज़्यादा प्रचलित रही होगी, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको इस सीरीज से जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगेगी, और बहुत जल्द ही जो सेक्शन हम पढ़ा रहे हैं उस पे तो है ही है, लेकिन करंट पे, यूपी स्पेशल पे, अन्य जगहों पे भी हम T20 सीरीज लाएंगे, राइट। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का, जुड़े रहिए और निश्चित रूप से सफल होइए, इस चैनल से जुड़िए, राइट। ओके।